गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू दिस गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। होप यू आर एंजॉयिंग विद द केमिस्ट्री। तो देखिए, अपन आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के दो पार्ट में अपन ने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरीके से सोल्ट डिसोसिएट होते हैं, किस तरीके से कौन कौन से सोल्ट होते हैं, जस्ट उनका इंट्रोडक्शन। और अपन ने लास्ट में जाते जाते ये देख लिया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है तो वो डिफरेंट चीज़ों से या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज उसके अंदर काम में आती हैं। जिस तरीके से काउंट्राइन में बोलूँ, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्पेयर में बोलूँ, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में बोलूँ, लिगेंड में बोलूँ, सेंट्रल मेटल आयन में बोलूँ, तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं, इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट लिखता हूँ या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखता हूँ, और फिर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या सेंट्रल मेटल आयन होता है, क्या लिगेंड होता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सब चीजें अपन देखेंगे। तो एग्जांपल ले लीजिए, एक मैं कोई भी लिख सकता हूं, एम लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पे आप कोई भी दूसरा मेटल मान लीजिए, एम डैश। काउंट्राइन, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, लाइगेंड, और जो मैं अलग पेन से लिखता हूं इसको मान लेना आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर आया बात समझे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? ऐसा मेटल या ऐसा स्पीसीज विच मेक्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच अट्रैक्ट द लिगेंड बाय प्रोवाइडिंग इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। कहने का मतलब एक ऐसा सेंट्रल मेटल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिगेंड के साथ बंधा हुआ हो। आया बात समझे? तो उसी को डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या होता है देखिए, स्पीसीज विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड, या मैं बोलूं स्पीसीज विच प्रोवाइड इट्स वैकेंट ऑर्बिटल्स टू द लिगेंड या कमिंग स्पीसीज। और ऐसी स्पीसीज को क्या बोला जाता है? सेंट्रल मेटल आयन। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, स्पीसीज विच accept the lone pair of electrons, और मैं बोलूं provide the vacant orbitals for coordinate bonding। आया बात समझ? और अगर ये बात समझ में आ गया तो ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, उस स्पीसीज को अपन अभी तक के केमिस्ट्री के नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं?
एसिड लेविस एसिड या लेविस बेस, लेविस एसिड। और एक्सीलेंट एग्जांपल इज बोरोन फैमिली के अंदर, बोरोन ग्रुप के अंदर जितने भी कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोज स्पीसीज आर कॉल्ड लेविस एसिड्स। क्यों? क्योंकि एग्जांपल देखिए, एक होता है लेविस एसिड, एक होता है लेविस बेस। लेविस एसिड क्या होता है, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एलपी मैं जिसको बोलता हूं, और ये लेविस बेस डोनेट एलपी, यही तो है। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं, सारे Bi3, BBr3, BCl3, BF3, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और ड्यू टू दैट इट इज कॉल्ड एज ए लेविस एसिड। और लेविस बेस ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलेंट एग्जांपल इज अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, ईथर, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल्स हैं, विच इज कमिंग इन कैटेगरी ऑफ लेविस बेस। बात समझ आता है? अब देखिए एक चीज, अगर मैं सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन को भी यही बोल रहा हूं कि दिस इज ऑल्सो एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड, या मैं बोलूं इट्स प्रोवाइड इट्स वेकेंट ऑर्बिटल्स टू मेक द बॉन्डिंग विद लिगेंड, तो अपन क्या करते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं, दिस सेंट्रल मेटल आयन, दिस सेंट्रल एटम इज ऑल्सो एक्ट एज ए लेविस एसिड। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, तो इसके लिए लिख लेंगे दिस सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because it accept the lone pair of electrons, or due to this acceptance it is acting as a Lewis acid। ये देखिए हुआ इतना। इसके बाद देखते हैं अपन, देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर मैंने एक एटम का पढ़ा है जो कि सेंट्रल मेटल होता है, उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी स्पीसीज को बोलते हैं लिगेंड। तो देखते हैं अपन लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इन सब को देखते हैं। ये सब देखने के बाद देखिए एक चीज और, जब भी कभी सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर, जो भी सेंट्रल एटम का काम करता है, उस सेंट्रल एटम की कुछ खास बात भी होनी चाहिए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स होते हैं उसकी। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, जैसे 3-4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आते हैं तो उसके अंदर बोलता है कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। वो सब चीजें किससे पता लगती हैं, अगर मेटल उसके अंदर कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट मेटल है तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल का क्या क्या नेचर है। कहने का मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन सोल्ट के अंदर या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक मेटल या सेंट्रल एटम जब भी कभी कोऑर्डिनेशन स्पेयर बना रहा है तो उस मेटल की कुछ खास बात होती है जिससे वो अपनी स्टेबिलिटी को सस्टेन रख पाता है या नहीं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। देखिए सेंट्रल मेटल या मैं बोलूं मेटल आयन should have following characteristics। ये मान लीजिए
ऐसा रखना चाहिए, नहीं रखे इसका मतलब वो इतना स्टेबल नहीं है। मतलब एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये चीजें होनी चाहिए जो मैं अभी लिखने चाह रहा हूं। एक मेटल के पास हमेशा चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ आया? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल शुड हैव द मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, metal should have more positive charge density। आया? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेटल के पास ऐसे वैलेंस ऑर्बिटल होने चाहिए जिनकी एनर्जी कम हो। और ये डी ऑर्बिटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की खास बात होती है, उनके वैलेंस सेल की एनर्जी डी से भी कम होती है। अपन ने पढ़ा होगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं आपको याद आ जाएगा अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब भी अपन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3d और 4s में 4s को पहले लिखा जाता है और 3d को बाद में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इट हैज द 4s इन लोअर एनर्जी। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? कम होती है रेदर देन 3d। तो वैलेंस सेल ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? कम है। तो मेटल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि उसके वैलेंस सेल का एनर्जी हमेशा, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स का या वैलेंस ऑर्बिटल्स का एनर्जी कम हो। और वो कौन से हो सकते हैं? ओनली और ओनली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के मेटल्स। तो मैं लिख देता हूं मेटल। तो इसीलिए तो ज्यादातर जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर चेक कर लेना, जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हमेशा 90% कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट से बनते हैं। आया बात सुन? मेटल शुड हैव वैलेंस ऑर्बिटल्स इन लो एनर्जी। आया बात सुने? और मेटल की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही लिगेंड जल्दी अप्रोच करता है, अच्छे से अप्रोच करता है। तो साइज ऑल्सो मैटर्स। मेटल शुड हैव स्मॉलर साइज। देखिए ये पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, इसका मतलब कल को आप देखेंगे कोई थोड़ा सा साइज में बड़ा हो और वो कॉम्प्लेक्स बनाया, आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने तो लिखाया था मेटल शुड हैव द स्मॉलर साइज। ये चीजें होती हैं जब कंपैरिजन पे आती हैं। ये नाम ही बोल रहा है, स्मॉलर वर्ड इज टेलिंग दैट कंपैरिजन। जब भी कभी एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, एक दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, एक में मेटल की साइज बड़ी एक में छोटी है, तो आप बोलेंगे छोटी वाले कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है देन बड़ी वाले। तो दीज शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर मैं बोलूं कोई भी मेटल अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल की अगर खास बात है तो क्या वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए मेटल का? नो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो या ना हो, वो कोई करेक्टर जरूरी नहीं है कि उसमें होना चाहिए। वो तो फॉर्चुनेटली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे कंपाउंड जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे वो ही हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जरूरी नहीं है। बहुत से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाते हैं, लेकिन मेटल की साइज छोटे वाले। सीजियम नहीं बनाता, लिथियम और पोटेशियम, और आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम मिल जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम इन जनरल रहते हैं।
आया बात समझे। अब आप बोलेंगे उनके अंदर तो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अलग होता है। ये आप टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं कर सकते कि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हमेशा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मैक्सिमम बनाते हैं इस पॉइंट की वजह से, लेकिन उनके अंदर तो क्या होता है, वैलेंस सेल यही होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन वो छोटे साइज के कारण बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आया बात सर। तो ये भी लिख लेना एक चाहे पॉइंट कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। तो इतना ये देखिए, तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे, ड्यू टू ऑल दीज points ट्रांजिशन या डी ब्लॉक लिख लेना इसकी जगह, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। है बात सुन। ये हुआ आपका सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन। अब लिगेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। लिगेंड का क्या डेफिनेशन होता है, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, लिगेंड किस किस चीजों के बेस पे अलग अलग टाइप में डिस्क्राइब किए गए हैं, लिगेंड डेंसिटी के बेस पे अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, लिगेंड चार्ज के बेसिस पे अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना करिए आज। थैंक यू वेरी मच।